मैं डॉक्टर सुमन टोपनो, मानव शास्त्र विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय, डॉक्टर A.K. मिश्रा HOD के निर्देशानुसार सेमेस्टर 3 उसका मॉड्यूल 1, जिसमें भारत की जनजातियों का वर्गीकरण है, इसमें एक भाग उसका इकोनॉमिकल वर्गीकरण है, आर्थिक वर्गीकरण, इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इस पर मैं चर्चा करते हुए यह बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अहमदाबाद में एक संपन्न भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता प्रोफेसर सच्चिदानंद के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था समाज की अपनी आर्थिक व्यवस्था होती है और वही आर्थिक व्यवस्था उनकी सामाजिक पहलुओं को प्रभावित करती है। जितने भी सामाजिक पहलू है वे आर्थिक पहलू से संबंधित है। इसमें यह उन्होंने बताना चाह रहा था कि समाज में जितने भी समुदाय पाए जाते हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था के अंदर उनका पूरा जीवन और संस्कृति केंद्रित रहता है, चाहे वह पहाड़ की चोटी पर रहते हो, चाहे वह समुद्री इलाकों में रहते हो। तो जनजातियों के विभिन्न परिवेश में जब हम लोग देखते हैं, चाहे वो समुद्र के तट पर रहने वाले हो या फिर पठारी क्षेत्र में या जंगल के क्षेत्रों में या बालवाई प्रदेशों में या मैदानी क्षेत्रों में या पहाड़ की चोटियों में, हर एक का परिवेश अलग अलग होगा। तो उसमें क्या रहता है कि एक रूपता ना होकर क्या है, इसकी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आर्थिक स्थिति के आधार पर भारतीय जनजातियों को विभाजन करना थोड़ा कठिन है, फिर भी मानव शास्त्री वैज्ञानिकों ने जनजाति के जीवन निर्वाह या भरण पोषण के आधार पर उसको बांटने का प्रयास किया है, जिसमें मजूमदार एवं मदन 1956 में 6 भागों में बांटे हैं। टीसी दास ने 1957 5 भागों में बांटा है और 5 भागों में बांटा है और विद्यार्थी एवं राय ने एसी दुबे ने 1960 में 5 भागों में और विद्यार्थी एवं राय ने 1977 ईस्वी में 8 वर्गों में। तो विद्यार्थी एवं राय के अनुसार से पहला जो है जंगलों में शिकार करने वाली जनजातियां, पहला है जंगलों में शिकार करने वाली जनजातियां, फॉरेस्ट हंटिंग टाइप। और दूसरा है पहाड़ी कृषि भूमि पर कृषि करने वाली जनजातियां, हिल और शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। उसके बाद तीसरा है समतल भूमि पर कृषि करने वाली जनजाति और प्लेन एग्रीकल्चर टाइप। चौथा है सरल कारीगरी जनजातियां, सिंपल आर्टिजन टाइप। पांचवा है पशुपालन करने वाली जनजाति, पोस्टल एंड कैटल हॉर्ड टाइप। छठवां है लोक कलाकार जनजातियां, फोक आर्टिजन टाइप। सातवां है कृषि और गैर कृषि श्रमिक जनजातियां, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर लेबर टाइप। आठवां है नगरी तथा व्यापार में लगी जनजातियां, स्किल्ड व्हाइट कॉलर जॉब ट्रेडर्स टाइप। पहला जो है जंगलों में शिकार करने वाली जनजातियां, फॉरेस्ट हंटिंग टाइप। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जनजाति लोग प्राय जंगल में निवास करती है और उनका संबंध जंगल के साथ ही अधिक अभिन्नता से जुड़ा रहता है, लेकिन बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जिनकी अर्थव्यवस्था जंगलों में शिकार करना तथा जंगलों से खाद्य पदार्थ मछली पकड़ना इस प्रकार का है। उन जनजातियों को इस वर्ग के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, जिसमें इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली झारखंड की बिरहोर, कोरवा, हील, खड़िया, उत्तरांचल की राजी जनजाति, आंध्र प्रदेश के चेचू, केरल के कादर तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमानीज, ओंगी, जारवा, सेंटनलीज, सोमपेन आदि, उड़ीसा के जुआंग और तमिलनाडु के पलियन। ये जनजाति जो है जंगलों पर आश्रित रहने वाली जनजातियां
है और ये जंगलों में आश्रित रहने वाली सबसे अधिक दक्षिण भारत में है। जो दक्षिण भारत की जनजातियां हैं वो सबसे अधिक इसमें हैं। इसके बाद है दूसरा पहाड़ी कृषि या झूम खेती या स्थानांतरित कृषि करने वाली जनजातियां, हिल और झूम और शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इस वर्ग के अंतर्गत वैसी जनजातियों को रखा जा सकता है जो पहाड़ों पर रहती है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती करती है। इसके अंतर्गत आने वाली जनजातियों में पूर्वांचल राज्य की अधिकांश जनजाति, फिर झारखंड के सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, असुर तथा ब्रिजिया, फिर छत्तीसगढ़ तथा अन्य क्षेत्रों की जनजातियों में भूइया, मरिया, खौंड, बेंगा आदि मुख्य हैं। स्थानांतरित खेती या झूम बहुत ही महत्वपूर्ण जीविका का साधन है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में समतल भूमि नहीं है, इसलिए वैसी जगहों में झूम के खेती के द्वारा ये अपनी आर्थिक उपार्जन और जीविका चलाते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम गांव के लोग क्या करते हैं, आपस में बैठ के एक जगह के पेड़ पौधों को गर्मी के दिनों में काट लेते हैं और उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन बाद उन लकड़ियों को जला दिया जाता है। पानी पड़ने पर साधारण उपकरण के द्वारा हल्का ऐसा छेद बनाकर उसमें बीज बो दिए जाते हैं। वही बीज बड़े होकर फलदायक हो जाते हैं। इस विधि के द्वारा मुख्य रूप से मकई, बाजरा, बरबट्टी आदि खेती की जाती है। जिन स्थान में खेती की जाती है उसमें 2-3 साल तक फसल उगने के बाद उसे यूं ही छोड़ दिया जाता है और किसी दूसरे जगह को फिर से साफ करके खेती की जाती है। इस पद्धति के द्वारा फसल उगाने के सिलसिला चक्रीय क्रम की तरह चलता रहता है और अपनी पुरानी जगहों में 12 से 15 वर्ष के बीच फिर से वो लौट आते हैं। पहले वाले स्थान को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। इस खेती को विभिन्न नामों से हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में पुकारते हैं। उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूम, स्थानांतरण कृषि या कोटा और जलाओ कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशंस और स्लैश बर्न कल्टीवेशन और स्वीडन कल्टीवेशन कहते हैं। झारखंड में इसे पोंडू या डाही के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहाड़ी गौंड, बेंगा तथा मरिया जनजाति इसे पेंडा या डहिया, बेवार या एरका के नाम से पुकारते हैं। एक आंकड़े के अनुसार से तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 3.5 लाख जनजातीय परिवार स्थानांतरित कृषि में लगे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है तीसरा समतल भूमि पर कृषि करने वाली जनजाति, प्लेन एग्रीकल्चर टाइप। जनजातियों की अधिक संख्या इस कृषि पर आश्रित है। मध्य भारत के संथाल, मुंडा हो, उरांव, गौंड, भील, भूमिज, चेरो आदि जनजाति अपने निवास स्थान के अगल बगल की भूमि को योग्य बनाकर अस्थायी रूप से खेती करने लायक बनाते हैं। इसके लिए वे हल बैल का प्रयोग करते हैं। सिंचाई का साधन न होने के कारण प्रायः ये प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। यूं तो ये सभी तरह के फसल उपजाते हैं, तथापि धान की खेती अधिक पैमाने पर करते हैं। इन जनजातियों में कृषि कार्य को संपन्न करने के लिए सहयोगिता की भावना सबसे अधिक प्रबल होती है और मिलजुल कर खेती करने के लिए वे हर समय तत्पर रहते हैं। लगभग आधे लोगों की जीविका कृषि से ही चलती है। चौथा है सरल कारीगर जनजातियां, सिंपल आर्टिजन टाइप। इसके अंतर्गत आने वाली जनजातियों की जीविका गृह उद्योग धंधों पर निर्भर करती है। इनके गृह उद्योग बहुत ही सरल तथा छोटे होते हैं, लेकिन इनके कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनके गृह उद्योग बहुत ही सरल है और लेकिन फिर भी इनके कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जनजाति अन्य गैर आदिवासी
तथा आदिवासी समाजों की आवश्यकताओं की को पूरा करती है। इनके कार्य की महत्ता के कारण ही इन्हें प्रायः हर एक गांवों में कुछ न कुछ परिवार को अस्थायी रूप से बसाया गया है। हिमाचल प्रदेश के गुर्जर तथा किन्नौरी ऐसी जनजातियां हैं जो लकड़ी से आवश्यक वस्तुओं को बनाने का काम करती है। झारखंड के लोहार, करमाली, असुर, बिरजिया तथा छत्तीसगढ़ अंगरिया लोहे को गलाकर विभिन्न तरह के औजार बनाते हैं। झारखंड के ही महली, चीक बढ़ाई कारीगरी श्रेणी के जनजातियां हैं। महाराष्ट्र के कोलोम जनजाति जो है चटाई बुनने के परंपरागत उद्योग में लगे हुए हैं। दक्षिण भारत में इरुला जो है जनजाति बांस की चटाई तथा टोकरी बनाकर जीविका चलाते हैं। तो ये सरल कारीगरी जनजाति हैं भारत के। पांचवा है पशुपालन करने वाली जनजातियां, पेस्ट्रोल एंड केटल हॉर्ड टाइप। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली जनजातियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन जो भी है वे अपने सांस्कृतिक पहचान के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें दक्षिण भारत का टोडा प्रमुख है। हिमाचल प्रदेश के बकरवाल, गदी, मध्य प्रदेश के नगेशिया, दक्षिण भारत के गोला, कुरुआ और लंबदा, गुजरात के मालधारी और नीलगिरी पहाड़ी के टोडा, ये मुख्य जनजाति हैं। ये जनजातियां विभिन्न प्रकार की पशु तथा गाय, भैंस, बकरी आदि को पालते हैं और उन्हें या उनके दूध को बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। अच्छा, नीलगिरी पहाड़ी के टोडा जनजाति के और एक बात क्या है कि वे भैंस पालन तथा बहुपति विवाह के लिए विशेष रूप से चर्चित जनजाति है। टोडा लोग अपने भैंसों को भरपेट भोजन कराने के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और हरियाली युक्त घासों को खोजते रहते हैं। इनकी भैंसें दूध देने के क्रम में कम दूध देने लगती है तो उस परिवार के लिए बहुत ही शर्म की बात हो जाती है। टोडा में बच्चे का वास्तविक पिता का पता नहीं चल पाता है। उनके बीच सामाजिक पिता का निर्धारण करने के लिए विशेष आयोजन किया जाता है। तो ये टोडा जो है नीलगिरी की पहाड़ी के टोडा, इसका कुछ सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है। पांचवा के पशुपालन करने वाली जनजातियां और छठवां जो है लोक कलाकार जनजातियां। फोक आर्टिजन टाइप। कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनका मुख्य काम क्या है, नाचना, गाना, कलाबाजी या सर्प नृत्य करना, अर्थात अपने शरीर की कला कौशलता को प्रदर्शित कर जीविका चलाते हैं। क्योंकि इनकी मुख्य जीविका इसी कला पर निर्भर है, अतः इन्हें लोक कलाकार कहा जाता है, फोक आर्टिस्ट कहा जाता है। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली जनजातियों की संख्या भारत में बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ये जनजातियां है ऐसे जो अपना कला के माध्यम से ही जीविका उपार्जन करते हैं। उसमें मुख्य है कि उड़ीसा के मंडुपट्ट, पमुला, मदारी, आंध्र प्रदेश के बहुरूपा तथा तमिलनाडु के कोटा सांपों को पकड़ने तथा उसे नाचाने में दक्ष होते हैं। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति की कई श्रेणियां हैं जिनमें प्रधान और ओझा मुख्य हैं। प्रधान जनजाति और ओझा जनजाति मुख्य हैं। प्रधान जनजाति वाले नाचने का काम करते हैं तथा ओझा स्त्रियां गोदने का काम करती है। नीलगिरी के कोटा अपने अपने पड़ोसी टोडा के लिए आवश्यक वाद्य यंत्रों का प्रबंध करते हैं और नट जनजाति कलाबाजी करके लोगों को बांधे रखने में काफी दक्ष होती है। ये फोक आर्टिजन टाइप जनजातियां हैं।
अब सातवां है कृषि और गैर कृषि श्रमिक जनजातियां। कृषि एवं गैर श्रमिक जनजातियां, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर लेबर। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली जनजातियों की संख्या देश की कुल जनजातीय संख्या की लगभग 5वां हिस्सा माना जाता है, जो परंपरागत रूप से कृषि है, परंतु भूमिहीन है ना, भूमिहीन होने के कारण दूसरों के खेतों में कृषक मजदूर के रूप में कार्य करते हैं तथा गैर कृषक श्रमिक के रूप में विभिन्न लघु उद्योगों में मजदूर के रूप में भी कार्य करते हैं। अपनी परंपरागत कृषि को छोड़कर इस प्रकार के पेशे में जुड़ने वालों में झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के आदिवासी लोग मुख्य हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग प्रोफेसर एपी विद्यार्थी के एक अध्ययन से को देखते हैं, जिसमें क्या लिखे है कि अंडमान द्वीप में रांची के लगभग 15,000 आदिवासी विभिन्न रूप में कार्यरत है। अंडमान द्वीप में रांची के लगभग 15,000 आदिवासी विभिन्न रूप में कार्यरत है। अभी भी झारखंड से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आदिवासी युवक तथा युवतियां मजदूरी करने के लिए पलायन कर रहे हैं। और अभी भी हम देखेंगे लॉकडाउन के समय में बहुत सारे मजदूर करने के लिए झारखंड से जनजाति लोग या यूपी के जनजाति लोग या एमपी के जनजाति लोग बाहर गए हुए हैं और वो लोग वहीं पर रहकर कार्य कर अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं। और अभी विकट परिस्थिति में देखिए हमेशा समाचार में देखने को मिल रहा है कि वो लोग कब घर आएंगे, किस प्रकार घर आएंगे। बहुत कोई तो पैदल ही 100 से भी ऊपर किलोमीटर तय करके आए हैं। तो ये लोग क्या है कि कृषि और गैर कृषि श्रमिक जनजातियां हैं, जो प्राय बाहर श्रमिक कार्य के लिए चले गए हैं। तो इसमें प्राय अधिकांश भूमिहीन वाले जनजातियां सब हैं। 8वां है नौकरी तथा व्यापार में लगी जनजातियां, स्किल वाइट कॉलर जॉब ट्रेडर्स टाइप। भारतीय संविधान में आरक्षण का जब व्यवस्था हो गया तो ये सरकारी तथा अर्ध सरकारी नौकरियों में आदिवासी लोग सीट आरक्षित होने के कारण उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिससे कुछ विशेष जनजाति बहुत लाभान्वित हुए हैं। जिसमें देखिएगा राजस्थान की मीना जनजाति, झारखंड की उरांव, मुंडा, संथाली, हो आदि जनजाति लोग अब सरकारी नौकरियों में भी हैं और उसमें अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं। इसका लाभ उसका विश्वविद्यालय जब से खुला है इन क्षेत्रों में, उससे तकनीकी शिक्षा आदि समय बहुत योग्यता प्राप्त किए हैं और उसके बाद काफी फैक्ट्री में और खुद का व्यापार चलाने में भी वो सक्षम हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन इसकी मात्रा हम बहुत अधिक नहीं बोल सकते हैं। 5%, 2%, 3%, कोई जनजाति में 0.1%, कोई जनजाति में 1%, किसी जनजाति में 0 भी माना जाता है। इस नौकरी तथा व्यापार में और एक बात झारखंड सरकार के द्वारा हम लोग को प्राप्त होता है, जैसे कि बहुत से प्रिमिटिव जनजातियां हैं, जैसे बिरहोर हुआ ये सब, तो इन लोगों को इतना फैसिलिटी दी गई है कि वो मैट्रिक पास कर लेंगे तो उसके बाद उसको बिना एग्जाम लिखे या बिना किसी के नौकरी मिल जाता है, सरकार को देने का प्रावधान है। लेकिन वो लोग अपनी पढ़ाई ही पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोग अभी भी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं। तो ये सब परिस्थिति है। लेकिन कुछ जनजातियां ऐसा है जो पढ़ाई या शिक्षा को जान लिए हैं और वो नौकरी तथा व्यापार में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और अपना आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बना रहे हैं। तो ये 8 प्रकार की वर्गीकरण किया गया था विद्यार्थी एवं राय के द्वारा।